कि मैम वास्तु क्या है, ज्योतिष क्या है। वास्तु जो है वे बहुत ही सदियों पुराना है, लेकिन लुप्त हो गया था बीच में। बहुत चीज़ें हम भूल गए थे जो कि हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन महिलाएं मोस्टली किचन में रहती हैं, हम्म, ठीक है, और किचन में रहते हुए मैंने ऐसे कई बार देखा है कि बहुत इरिटेट हो जाती हैं जल्दी से ना। बिल्कुल। अब लोग तो नॉर्मल कह देते हैं कि भाई काम बहुत है, गर्मी हम्म, लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना ढंग से नहीं बन रहा है या हम्म, चिड़चिड़ी हो गई हैं। लेकिन बिल्कुल। इसका वास्तु में क्या इफेक्ट आता है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन जैसे मैंने बताया, और महिलाओं के लिए होती है और किचन के लिए होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का होना। अब जब आपकी जो गैस की स्लैब है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगी तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप खाना बना रही हैं तब आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। तो बिल्कुल। तो चलिए पहले अभी भानगढ़ पर बात करते हैं, आपकी क्या उस पर रिसर्च है? जी, तो भानगढ़ जो है वो एक हॉन्टेड प्लेस है। सभी लोग जानते हैं जी। कि वहाँ पर शाम के बाद जाना जो है वो खतरे से खाली हम्म, नहीं है। अब इसके पीछे एक तो एक कहानी भी है और कुछ वास्तु की भी गलतियाँ हैं जिसकी जी, वजह से कुछ चीज़ें हुई जो घटित हुई हिस्ट्री में। बिल्कुल, वो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगी। बिल्कुल। जो भानगढ़ का फोर्ट है वो एक नेगेटिव ऊर्जा से गुजर रहा था। तो जब युद्ध हुआ और जो राजाओं ने युद्ध किया, अजबगढ़ के राजा जीत गए और भानगढ़ के हार गए। इसी वजह से, क्योंकि उनके वहाँ पे मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, जी। उनकी एनर्जी। कैसा रहने वाला है लोगों के लिए 2026? 2026। नमस्कार। जीवन मंत्रा विद अंजना नैयर। हमारे घर में वास्तु बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और हम मानते हैं, क्योंकि वास्तु बहुत प्राचीन है और इसका हम सभी के घरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वास्तु हमारे घर में अच्छा होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ही आपको मिलता है। लेकिन अगर वास्तु थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो आपके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ भी शुरू कर सकता है, खड़ी कर सकता है। जैसा कि वास्तु के बारे में हम सब जानते हैं कि वास्तु पुरुष को कभी भी हमें अपने घर में, हम जब पूजा करते हैं, हम जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हमें उसकी वास्तु पुरुष की पूजा करानी चाहिए। पर वास्तु हमारे घर का सही है कि गलत है ये हम कैसे जानें? तो बिना एक्सपर्ट के तो हम नहीं जान सकते हैं ना। तो आज हमारे साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट समायरा मैम आए हैं, हमसे जुड़े हैं। मैं समायरा मैम से जानना चाहूँगी कि मैम वास्तु क्या है, ज्योतिष क्या है, लेकिन उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए, बताइए आपकी एक्सपर्टीज़ जी, हमारे दर्शकों को। जी। राधे राधे एवरीवन। सो बेसिकली मैं हूँ समायरा जय सिंघानी। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, टैरो एक्सपर्ट एंड क्रिस्टल हीलर हूँ। वास्तु जो है वे बहुत ही सदियों पुराना है, लेकिन लुप्त हो गया था बीच में। बहुत चीज़ें हम भूल गए थे जो कि हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन विद टाइम ट्रांसफॉर्मेशन आया है और अब जागरूकता बढ़ रही है और वास्तु दोबारा इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बताने वाली हूँ अंजना नैयर मैम के साथ। जी, तो जैसे कि मैम आप वास्तु विशेषज्ञ हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं जी। और इस टाइम में आप इस फील्ड में बहुत सालों से हैं। सबसे पहले आज मैं वास्तु की बात करूँगी, बिकॉज़ तो मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जब, तो ये कहते हैं कि जब भी वो घर में आते हैं तो उनको एनर्जी बड़ी लो लगती है, या मान लो कि उन्होंने कहीं पे घर शिफ्ट किया है, उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते साथ फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाते हैं या कोई लॉस हो जाते हैं। तो जब हम किसी घर को लेते हैं या हम अपने ही घर में कभी कुछ रेनोवेशन कराते हैं, रेनोवेट कराते हैं, कुछ थोड़ा भी अगर हम अपने घर में कुछ चीज़ों को करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम कैसे जानें कि हमने अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कराया है या हमने घर में, नए घर में शिफ्ट हुआ है, तो हम मान लीजिए कि हमारे घर की महिला जो हैं वो बीमार रहना शुरू हो गई हैं, जी। तो वहाँ पर वास्तु कैसे काम करता है? जी।
एक्चुअली वास्तु जो है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। जी। हर डायरेक्शन का अपना ही इम्पैक्ट है। जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। जी। जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है वो जो हमारी संतान है या फिर बच्चे हैं घर में, हम्म। या जो प्रॉस्पेरिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिविटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हर डायरेक्शन का अपना एक महत्व है। और जब कभी हम घर में एंटर करते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी कुछ अलग सा है या नेगेटिव है, या हमें कोई देख रहा है, कोई घोस्टली ऑब्स्टिकल्स हमें फील होती हैं, तो इसका मतलब है कि घर में इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है। सो बेसिकली आपने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया, घोंसले। हम्म, सो घोंसले ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे वास्तु में इस तरह की प्रॉब्लम हो। सो कई बार डायरेक्शन भी अगर हमारे घर में गलत बना होता है, मान लीजिए कि हमारा बेडरूम जो है वो गलत दिशा में बना है, हम्म, तो भी हमें एनर्जी अच्छी नहीं मिलेगी। सो बिल्कुल। यहाँ पे हम घोस्ट के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज मैं जानती हूँ कि आपका एक अच्छी रिसर्च है एक हमारे। सो डेफिनेटली हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी मैं एक नॉर्मल हमारे घरों की बात कर रही हूँ। तो जी, उस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने महिलाओं की बात की। बिल्कुल। महिलाएं मोस्टली किचन में रहती हैं। हम्म, ठीक है, और किचन में रहते हुए मैंने ऐसे कई बार देखा है कि बहुत इरिटेट हो जाती हैं जल्दी से ना। बिल्कुल। अब लोग तो नॉर्मल कह देते हैं कि अभी काम बहुत है, गर्मी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना ढंग से नहीं बन रहा है, या हम्म, चिड़चिड़ी हो गई हैं। लेकिन बिल्कुल। इसका वास्तु में क्या इफेक्ट आता है? क्या ऐसा बिल्कुल। वास्तु किचन का खराब है कि महिलाएं चिड़चिड़ी हो रही हैं और खाना बना रही हैं या घर का काम कर रही हैं, तो उसमें उनको वो एनर्जी नहीं आ रही है, पॉजिटिव नहीं है? मैं इसके ऊपर बात करना जी, चाहती तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जैसे मैंने बताया, और महिलाओं के लिए होती है और किचन के लिए होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हूँ। कि जी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का होना। अब जब आपकी जो गैस की स्लैब है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगी तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप खाना बना रही हैं तब आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। बिल्कुल। तो ईस्ट जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी। और एनर्जी की लोकेशन है, एक हम्म। डायरेक्शन है जो कि आपको पॉजिटिविटी देती है, अच्छा, जिसकी वजह एनर्जी से। में भी ये पॉजिटिव एनर्जी आपको जी, मिलेगी जी, ना वहां बिल्कुल, से, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और अगर इसकी बजाय आप साउथ की तरफ फेस करके या वेस्ट की तरफ फेस करके खाना बनाती हैं, यानी आपकी गैस की स्लैब उस साइड है, चाहे आपकी किचन साउथ ईस्ट में ही हो, लेकिन स्लैब की डायरेक्शन से भी बहुत फ़र्क यानी पड़ता कि है। आप चूल्हे की बात कर रहे हैं, अगर जी, हम जी, जिस जी, चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं, बिल्कुल। अगर उसकी डायरेक्शन गलत हो गई, यानी कि हाँ, वो अग्नि तत्व हो गया ना, जी। और डायरेक्शन अगर गलत होगी तो फिर वो प्रॉब्लम बिल्कुल। करेगा। और मोस्टली कोशिश ये करनी चाहिए कि जो घर में कोई भी काम हो तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो हम्म। या नॉर्थ की तरफ हो। अगर हम बिल्कुल। साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग होकर काम करते हैं तो उससे भी हमारी एनर्जीज कम होती जाती जी। हैं, जी। ड्रेन आउट होती हैं। जी। तो ये महिलाओं के लिए मैंने बताया है। इसी तरीके से अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में भी नॉर्थ की तरफ हमारा सिर नहीं होना चाहिए कभी भी, बिकॉज वो अर्थ हम्म। के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से गलत है। तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमारा पिलो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये जी। चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अब नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बेडरूम बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना बिल्कुल गलत है। ना तो वहाँ किचन होनी चाहिए, ना वहाँ वॉशरूम होना चाहिए, ना वहाँ बेडरूम होना चाहिए। वो एक जगह है जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। हम्म। तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का स्टडी रूम बना सकते हैं, या फिर बुज़ुर्गों के लिए अगर आपको सोने का अरेंजमेंट करना है वहाँ कर सकते हो। वहाँ कर सकते हैं। लेकिन जी। इसके अलावा अगर आप कपल्स की बात करें तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है, हम्म। बट वो भी वेंटिलेटेड होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे एयर एलिमेंट का वास होता है। तो प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जी। सो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अभी यहाँ पर हम घर की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, हम्म, या हम ऐसी एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं हम्म, जो कि घर में एंट्रेंस के बाद में हमें इरिटेट कर देती है, या मान हम्म, लीजिए फैमिली के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने तो काफ़ी ज़्यादा हमें खुलकर बताया कि हमारे बेडरूम कहाँ होने चाहिए, बुज़ुर्गों के कहाँ होने चाहिए, बच्चों के बेडरूम। सो ये बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमारे दर्शकों को दी। जी, अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कि अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हॉन्टेड, यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो ऐसी जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, बिकॉज देखिए एनर्जी तो हर जगह पे है। बिल्कुल। जहाँ भी अंधकार है, जहाँ पे भी बहुत दिनों से मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बहुत टाइम से घर बंद था, और जब लोगों ने उसे परचेज किया तो वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बिकॉज आपके तो आपके पास भी ऐसे कुछ केस आते होंगे जी, कि जब घर उन्होंने बंद घर को ख़रीदा
या लिया या हम्म। रेंट पे गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम उनको शुरू हो गई। जी। सो यहाँ पे वास्तु में सीलन हम बहुत ज़्यादा इसको अवॉइड करते हैं। हमारे बुजुर्ग भी इस बात को कहते थे कि जहाँ पे सीलन होती है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है, आपको सीलन वाले घर को ठीक कराना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि वो हमारे घर को ख़राब कर रहा है, दीवारें ख़राब कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एनर्जीज आती हैं। है। बिकॉज़ जी। जब हम ये नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, सो जहाँ तक मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ और आप तो खुद भी इसी फील्ड में हैं, सो मैंने ऐसा देखा है कि और ऐसा हम अब और एक्सपर्ट भी जो इस चीज़ के लिए इस पर काम करते हैं, तो वो ठंडक, बेसिकली सीलन क्या है? ठंडक हम्म। है ना? और जब कोई नेगेटिव एनर्जी से आप गुजरते हैं, आपके आसपास से गुजरती है, तो हमेशा एक थोड़ी ठंड सी लगती है जी। ना? तो जिन घरों में सीलन होती है, तो क्या वहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है? क्योंकि मैं आपकी एक्सपर्टीज़ से जानना चाहती हूँ, वहाँ पर होती है या जो आपकी कुछ हमारे जैसे पुराने, मान लीजिए हमारे पुराने किले हैं, हमारी पुरानी जगहें हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग सुनते ही हैं, सब जानते ही हैं कि वहाँ पर भी कई बार हमें नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि एक भानगढ़ का किला, हम्म। बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़ हम्म। कि भानगढ़ के किले में रात को अकेले नहीं जाना चाहिए, दिन के पहले आ जाओ, या हम्म। वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ, किस्से हैं। और मैं जानती हूँ कि आपका थोड़ा रिसर्च भी है इस पर, तो जी। भानगढ़ के किले पर भी आएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आम घरों में सीलन है तो उसके लिए हमें सबसे पहले वास्तु के अकॉर्डिंग क्या स्टेप उठाना चाहिए, और फिर हम भानगढ़ की आज बात ज़रूर करेंगे आपसे। जी। जी। थैंक यू मैम। जी। सो जैसे आपने कहा कि सीलन क्या है, हाँ तो जी। सीलन अगर मैं उसको ज्योतिष से कनेक्ट करूं तो वहाँ पे शनि की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और अगर हम्म। शनि कहीं पे भी इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको जी। भी पता है कि वहाँ पे एक तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम आती है। एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, और हम्म। एक नेगेटिव एनर्जीज का आ जाना, चीज़ों का स्लो हो जाना, ये सब इम्पैक्ट आ जाता बिल्कुल। है जैसे ही हमारे घर में सीलन आनी शुरू जी। होती है। और मोस्टली जो पैसा है वो मैंने ऐसा देखा है कि दवाइयों पे ज़्यादा लगता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि शनि की इन्वॉल्वमेंट मतलब दुख का आना, तो बिल्कुल। कष्ट आने बिल्कुल। शुरू हो जाते हैं हम्म। और तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ कुछ टाइम में घर का वास्तु जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में चेंज होता है, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे लंबे उग जाते हैं जिनकी हम्म। शैडो जो है वो घर पर पड़ती है। सो अगर बिल्कुल। बहुत दिनों से घर बंद है और उसकी आगे कुछ ऐसे पेड़ उग चुके हैं जो कि लंबे हो गए हैं और उसकी शैडो आ रही है घर के बिल्कुल। ऊपर, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी देता है। जी। तो वो एनर्जीज ड्रेन हो जाती हैं इस तरीके हम्म। से। इसलिए जब घर बंद रहता है काफ़ी टाइम तो उसमें ये सीलन का आना और नेगेटिव एनर्जीज का पैदा होना, इसका रीज़न ये है कि वास्तु के चेंजेस जो हैं, यानी कि जो एनर्जी के चेंजेस हैं वो होते रहते हैं बिल्कुल। नेचुरली। बिल्कुल। और जब हम ऐसे अचानक से किसी घर में जाते हैं तो वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है। हमें तो फील होती इसलिए है। उसकी एक तो वास्तु का उसका एक पहले मॉनिटराइजेशन करना पूरा ज़रूरी है। बिल्कुल। और सेकेंडली अगेन यहाँ पे पूजा का महत्व है इस। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने अभी शनि की बात की कि शनि का मतलब दुख है। हम्म। शनि के नाम से, राहु के नाम से, केतु के नाम से तो लोग वैसे भी डरते ही हैं। जी। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर सीलन है तो शनि से आता है, और लोगों को सिर्फ शनि के उपाय ही नहीं करने हैं, उसको सीलन को भी ठीक करना है और किसी वास्तु एक्सपर्ट से बुलाकर उसको चेक भी कराना चाहिए। बिल्कुल। तो वो जी। जो हम झाड़ू लगा रहे हैं उसका सबसे पहला जो मीनिंग जो हमारे पूर्वजों के द्वारा है वो जी। शनि और राहु का इम्पैक्ट कम करना ही है, कि हाँ, हम उससे बिल्कुल। झाड़ू से हम उसको क्लीन करके बिल्कुल। उसको बिल्कुल। हटा रहे हैं। बिल्कुल। और राहु की वजह से जो नेगेटिविटी फील हो रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से स्पेशली फील होती है। तो जी। अगर जी। जी। अगर बाई चांस घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपका गलत बना हुआ है या खुला हुआ है हाँ। या वहाँ पे बेडरूम बना हुआ है, तो उससे भी घर में हम्म। लड़ाई झगड़े, उससे भी कलेश बनता तकलीफें है। और उससे भी बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जीज का आना घर बिल्कुल। में तय है। बिल्कुल। जी। सो देखिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ या मैं जब लोगों से मिलती हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऐसे भी देखा है कि अगर हम वास्तु की बात करें तो कई लोग कहते हैं कि हमने अगर अपने फर्नीचर की डायरेक्शन चेंज किया है तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आया है, और बिल्कुल। कई बार बड़ा पॉजिटिव आ जाता है। मान जी। लीजिए घर के पर्दे आपने लगाए हैं, हम्म। मोस्टली हमारे घर की महिलाएं करती हैं, हम्म। घर के पर्दे लगा लिए तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कई बार
अगर हमने मान लीजिए पर्दे ही चेंज किए हैं तो वो कहते हैं नहीं यार ये अच्छे नहीं लग रहे, बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है ना? बिल्कुल। वो क्या, वो भी वास्तु पे वहां भी वास्तु काम करता है। बिल्कुल, वास्तु जो है वो एक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कलर कौन-सा आप पर्दे का चुन रहे हैं, आप फर्नीचर कहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि जो जी। हमारे नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस हैं वो थोड़े हम्म। लाइटर होने चाहिए। बिल्कुल। उधर कम फर्नीचर होना अच्छा रहता है, और साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा-सा हेवियर होना अच्छा रहता है, अच्छा उससे रहता है। एनर्जीज़ जो हैं वो बैलेंस्ड रहती हैं। बिल्कुल। सिमिलरली ब्रह्म स्थान जो घर का सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पर अगर बीम्स बने हुए हैं, वहाँ पर अगर भारी कुछ हमने सामान रखा हुआ है, पलंग रखे हुए हैं, जी। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो है ऊर्जा का केंद्र है, तो वहाँ से ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होती है पूरे घर में। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्शन जो कि सेंटर पॉइंट है आपके घर का, वो साफ सुथरा खुला हो, बिल्कुल। और फ्लो ऑफ एनर्जी बैलेंस्ड हो, क्योंकि ये हम्म। 5 तत्व जो हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, यही बनाते हैं वास्तु। और वास्तु अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम्स। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या प्रिडिक्शन रहेगी 2026 के ऊपर। तो पहले भानगढ़ की बात और उसके बाद में हम बात करेंगे ज्योतिष की। और हम 12 राशियों पे आपकी एक छोटा सा प्रिडिक्शन चाहेंगे। तो चलिए पहले अभी भानगढ़ पर बात करते हैं, आपकी जी। क्या उस पर रिसर्च है। जी, तो भानगढ़ जो है वो एक हॉन्टेड प्लेस है, सभी लोग जानते हैं जी। कि वहाँ पर शाम के बाद जाना जो है वो खतरे से खाली हम्म। नहीं है। अब इसके पीछे एक तो एक कहानी भी है, और कुछ वास्तु की भी गलतियां हैं जिसकी जी। वजह से कुछ चीज़ें हुई जो घटित हुई हिस्ट्री में। बिल्कुल। वो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगी अपने बिल्कुल। व्यूअर्स के साथ, जी। क्योंकि ये बहुत ही हर किसी को इस बारे में जानने की इच्छा होती है, और आज मेरे पास उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी है। तो मैं मैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगी जो मोस्टली लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है भानगढ़ को लेकर के, कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका वो महल था, हम्म। बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत पैसा, हम्म। नेम फेम सब हम्म। कुछ था वहाँ पर। तो यहाँ पर आपने एक वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसर्च किया है। जी। ठीक है जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि भानगढ़ की वो क्या कहानी है जो मेरे साथ साथ लोग भी जाने। जी। सो भानगढ़ की जो राजकुमारी थी रत्नावती, जी। उनके ऊपर एक तांत्रिक का दिल आ गया था जिसका नाम था सिंघिया रेवड़ा, जी। और वो चाहता था कि उनसे शादी कर ले। ओके। अब राजकुमारी किसी बाजार में गई और इत्र लेने लगी, तो उस तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पे काला जादू कर दिया, ओ। जिसको छूते ही राजकुमारी उसके वश में होने लगी। ठीक है। तब राजकुमारी थोड़ा सा समझ गई कि ये मेरे ऊपर कुछ जादू हो रहा है, और उसने वो शीशी फेंक दी, और वो इत्र गिरते ही एक पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गई, और उस पत्थर से कुचलते हुए ही सिंघिया रेवड़ा मर गया। ठीक। अब हुआ क्या कि मरते समय उसने एक श्राप दिया राजकुमारी को कि तुम अपने घर वालों समेत इस दुनिया से चले जाओ, यानी सबका अंत हो जाएगा, इस श्राप पूरे के राजपाट का। पूरे राजपाट का अंत हो जाएगा। जी। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाद अजबगढ़ के जो राजा थे उन्होंने अटैक किया भानगढ़ पे, और इस सब के दौरान जो युद्ध हुआ उसमें राजमहल कुछ के खत्म हो सभी गया। लोग मारे गए, और राजकुमारी भी मारी गई। तो ये कहानी जो है वो ये दिखाती है कि एक श्राप की वजह से हुआ। लेकिन अब इसमें एनालिसिस अगर मैं करूँ वास्तु का, तो वास्तु की क्या गड़बड़ियाँ थी जिसकी वजह से ये युद्ध जो था वो जीत नहीं सके भानगढ़ के लोग, वो एक रीज़न है जो इस हार के पीछे मौजूद था। अब मैं वो आपसे डिस्कस करूँगी। जी। जी। तो हुआ ऐसे था कि जब जो ये भानगढ़ का फोर्ट है, इसमें गलतियाँ ऐसी हैं कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसी के एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है, प्लस जी। वहाँ पे एक तालाब बना हुआ है एंट्रेंस पे। ओके। तो अग्नि तत्व जो है वहाँ पे डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि पानी आ गया। हाँ जी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जी। और उधर पानी का होना एनर्जी का फ्लो जो है वो रोक रहा है। डिसबैलेंस हो जी गया पूरा। बिल्कुल, उससे डिसबैलेंस हो गया। सेकेंडली जो राजा का किला था और जो उसका कोर्ट था, वो ऐसा बना हुआ था कि उसकी नॉर्थ डायरेक्शन जो थी वो ब्लॉक्ड थी, अच्छा। और साउथ की तरफ वो खुला हुआ था। तो साउथ का जोन जो है वो काफी ओपन था, आप ओपन कह रहे था हैं। जी। ठीक है। साउथ का जोन काफ़ी खुला हुआ था, और नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ एक पहाड़ी थी जो कि उसको ब्लॉक कर देती थी एनर्जी को। तो नॉर्थ साइड में
आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग वास्तु में भी कहते हैं कि नॉर्थ हल्का होना चाहिए बिल्कुल। और साउथ को थोड़ा भारी रहना जी। चाहिए। जी। तो जब नॉर्थ डायरेक्शन ब्लॉक्ड होती है तो आपकी मेंटल क्लैरिटी पे असर आता है, आप बिल्कुल। डिसीजंस नहीं ले पाते हो, आप बिल्कुल। गलत डिसीजंस ले लेते हो, बिल्कुल। जल्दबाजी में आप फैसला कर लेते हो। सेकंड थिंग जैसे मैंने बताई, एनर्जी का फ्लो गलत होने से जो है वो व्यक्ति में जो शक्ति है, जो वीरता है, वो जी। कम हो जाती है। हम्म। ठीक है। थर्ड थिंग वाज कि मंदिर था एक, रामेश्वर मंदिर जो था वो साउथ ईस्ट की तरफ बना हुआ था, अच्छा। जो कि अगेन क्योंकि एक मंदिर का घर के एंट्रेंस की तरफ होना जो है वो घर की पॉजिटिव ऑरा को ड्रेन कर देता है, यानी खींच लेता है, जिसकी वजह से भी जो भानगढ़ का फोर्ट है वो एक नेगेटिव ऊर्जा से गुजर रहा था। तो जब युद्ध हुआ और जो राजाओं ने युद्ध किया, अजबगढ़ के राजा जीत गए और भानगढ़ के हार गए, इसी वजह से, क्योंकि उनके वहाँ पे मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, जी। उनकी एनर्जीज वीक थी, डाउन थी। डाउन थी। एंड एक नेगेटिव, एक मंदिर का घर की एंट्रेंस के सामने होना उसकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा था। नॉर्थ डायरेक्शंस ब्लॉक थी और साउथ डायरेक्शंस ओपन थी, ओपन थी। जिससे कि पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो रहा था एनर्जीज और जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनका एक इम्बैलेंस होने की वजह से ये युद्ध जो था वो भानगढ़ के लोग हार जी। गए और अजबगढ़ के लोग जीत गए। जी। सो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि घर के जो किला था उसके एंट्रेंस पे एक मंदिर था, तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिर तो हम ये हर जगह पे कहते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, तो फिर ख़राब कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, जी। है ना? तो इसको आप किस तरीके से समझाएंगे वास्तु के पॉइंट से? जी। एक्चुअली जैसे मंदिर है वो एक वेद की तरह काम करता है, एक जो है एनर्जी को रोकता है आने से। क्योंकि मंदिर में अपनी ही ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है जी। कि वो पॉजिटिव एनर्जीज को अपने आसपास से अट्रैक्ट करता है। तो अब घर के सामने अगर, ठीक सामने अगर कोई मूर्ति हो जाती है या कोई मंदिर होता है तो वो आपके घर की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, जो जी। पॉजिटिव एनर्जी है। जी। तो इसकी वजह से आपके घर में एनर्जी डेफिसिट हो जाता है और नेगेटिविटी आपकी तरफ आने लगती है। तो घर के आगे बिल्कुल सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। सो मैम, आपका ये जो एक रिसर्च था बहुत ही ज़बरदस्त था और इतना अच्छा, लोगों को पता चलेगा इसके बारे में, भानगढ़ के बारे में। वैसे तो लोग बहुत कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में, बट जो आपने बताया वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हमने किले देखे, अभी पिछले दिनों में जयपुर में भी गई थी तो वहाँ भी मैंने बहुत किले देखे। सो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर इस तरीके की, बिल्कुल। लेकिन एक ही घर में 10 जने रहते हैं, तो क्या उनके लिए वास्तु एक ही बंदे की कुंडली से काम कर जाता है? तो मैं इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी। जी। देखिए, सबसे पहले तो प्रमुख तो वो हैं जो घर के ओनर हैं। सबसे जी। पहले उनकी कुंडली के हिसाब से हम चेक बिल्कुल। करेंगे तो आपको बिल्कुल। ये आमतौर पे ये देखा गया है कि जो चेंजेस घर में मौजूद हो रहे हैं हाँ। या आ रही हैं चेंजेस, वो सब कुंडली से प्रभावित आप देखेंगे कि कुछ बिल्कुल। दशा, बिल्कुल। जो ओनर हैं उनकी दशा चल रही है या कुछ ऐसा चल रहा हाँ, है। बिल्कुल। प्लस जो उस जगह पर रहता है, अब सपोज ओनर वहाँ पे अवेलेबल नहीं नहीं है है। या दूर हैं वहाँ से या हाँ। बाहर जाते हैं काम कर काज के बिल्कुल। चक्कर में, तो जो घर पे जो महिलाएं रहती हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो उससे भी हम कुंडली जब मिलाते हैं तब पता लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस उनकी भी दशा अंतर्दशा हाँ। दिखा रही है जो इम्पैक्ट आ रहा है घर में, उससे में। घर से कनेक्शन ज़रूर होता है आपकी कुंडली का। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आती है हमेशा ये कनेक्टेड होती है आपके चार्ट से, क्योंकि वास्तु जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ही, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। एक पार्ट हाँ। है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि हमने जब ये बोला कि हम कुंडली से देखते हैं और उसकी कुंडली से देखते हैं जो घर का वहाँ पर मेन होता है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मान लीजिए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, ठीक है, तो क्या हम उनकी कुंडली देखेंगे या फिर उनकी कुंडली देखेंगे जो उस टाइम पर प्रेजेंट में पूरे घर को चला रहा है, यानी कि पैसा लेके आ रहा है, काम कर रहा है और उससे सारी चीज़ें चलती है? तो इसमें आपके क्या विचार रहेंगे? जो ब्रेड अर्नर है उसके ऊपर तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि क्योंकि एक फाइनेंशियल पोजीशन एक ऐसी चीज़ है बिल्कुल। जो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी युग हो। बिल्कुल। तो जो ब्रेड अर्नर है, जो पैसा कमा के ला रहा है, उस घर को चला रहा है, डेफिनेटली वो उसकी कुंडली ज़रूर चेक करनी चाहिए विद वास्तु।
ताकि हमें पता लगे कि घर में क्या दशा के हिसाब से क्या प्रभाव आने क्या वाला प्रभाव है चल रहा है। और कैसा चेंजेस महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये देख पाई हूँ, मतलब जो मैंने रिसर्च की है पिछले साल, मैंने ये देखा कि 12वीं राशि में जैसे शनि का आगमन हुआ जी। तो काफ़ी बेडरूम्स में सीलन आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ये देखा भी है। तो ये चीज़ मेरी अपनी रिसर्च पे बेस्ड है। एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं लोगों हाँ, के, और ओवरऑल आपके बेडरूम में सीलन ज़रूर आई होगी जो न्यू कपल्स हैं। कुछ ना कुछ हुआ जी, होगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, बिल्कुल। कुछ नेगेटिव ऊर्जा या रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि 12वीं राशि हमारा बेडरूम को डिनोट करता दिखाती है, है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। सो जब हम राशियों पे आ ही चुके हैं और नया साल शुरू हो चुका है, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए 12 राशियों पर प्रिडिक्शन बहुत हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये नया साल है और बहुत नए साल में जनवरी में ही हमारा ये पॉडकास्ट, ये हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, नया ये चैनल है। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी इतनी नॉलेज है, बहुत अपार नॉलेज है आपके पास में, इतने समय का आपके पास इतना लॉन्ग आपके पास में एक एक्सपीरियंस है, और जो भी अभी आपने यहाँ पे बताया बहुत ही खुलकर बताया, लोगों को बहुत इजी वे में बताया ताकि समझ में आए लोगों को, है ना। जी। तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपसे, और आपका क्या प्रिडिक्शन है 2026 को के लेकर। बारे में, क्योंकि लोग बहुत बातें कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपके भी प्रिडिक्शन कह लीजिए या विचार कह लीजिए या आपका कितना कैलकुलेशन है, मैं उसके ऊपर भी जानना चाहूँगी। तो आप जी। बताइए कि क्या कैसा रहने वाला है लोगों के लिए 2026। 2026। अच्छा, और मैं ठीक ये है। जानना चाहती हूँ, लोगों ने ये तो बता लिया कि क्या करना है हमें, लेकिन किस चीज़ से आपको बचने की भी ज़रूरत है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी। तो जी। मेरा डबल क्वेश्चन है आपसे। जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं भी इसको 3-4 पार्ट्स में लूँगी, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले ये बताऊँ आप सबको कि 2026 ओवरऑल क्या है, जी। मतलब क्या बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, बिल्कुल। क्या एनर्जीज बिल्कुल। आने वाली हैं 2026 में, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक साल होने वाला है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होने वाला है। सूर्य मंगल इसमें राजा और जी। सेनापति का प्रभाव रहने वाला है। मैं इस पे और अच्छे से अपनी अध्ययन के हिसाब से अगर आपको बताऊं, तो जी। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आने वाली है कि एक इंटरनल चेंज आता हुआ दिख रहा है, जी। एक ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने वाला टाइम है ये, और रीइवैल्यूएशन का टाइम है। बिल्कुल। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो जब 2026 का टोटल किया जाए तो वो सूर्य का नंबर यानी 1 बनता हाँ है। जी। 1 का मतलब है न्यू बिगनिंग्स। तो बिल्कुल। न्यू बिगनिंग्स तो स्टार्ट। डेफिनेटली आती हुई दिख रही हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। बिल्कुल। इसके अलावा इस साल में गुरु जो है वो 3 राशियां चेंज करेगा, यानी जी। पहले वो मिथुन राशि में है, मिड ऑफ द ईयर वो कैंसर साइन जी। में जाएगा बिल्कुल। यानी कर्क राशि हाँ। में, जिसमें कि इमोशनल ग्रोथ होती हुई दिख रही है, और एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी होम विचारों लाइफ में। में, विचारों में। आपके इंटरनल जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल होंगे, बिल्कुल। और आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे। अगर बात की जाए एट द एंड ऑफ द ईयर, जब अक्टूबर में गुरु जो है वो लियो राशि में जाएगा, तो उस समय जब सिंह राशि में गुरु का आवाहन होगा, तब जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं अपने एक्सटर्नल प्रोग्रेस के लिए, यानी कि बाहर आप अपने जो लाइफ है उसमें प्रोग्रेस कर सकें, एक नाम कमा सकें। जी, बहुत जी। पॉजिटिव चेंज होगा ये जब लियो राशि जी। में या सिंह राशि कहूँ उसमें जी। जाएगा जब गुरु। जी। इसके अलावा इस साल शनि रेट्रोग्रेड होगा यानी वक्री हाँ होगा जी। जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में, जी। जबकि आपके अंदर एक, और ये होगा पाइसेस साइन में, यानी कि आपकी जो मीन राशि मीन है राशि उसमें। है। उसमें आपके अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन, एक रीइवैल्यूएशन, एक अपने कर्मा के ऊपर एक दोबारा नज़र मारना, बिल्कुल। ये इन्वॉल्व होगा, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इसके अलावा मीन राशि में अभी शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, तो ये डबल इफेक्ट करने वाला है। बिल्कुल, ये पाइसेस जो जातक हैं पाइसेस के, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और मैं जब प्रेडिक्शंस बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि कैसा प्रभाव आने वाला है। जी। इसके अलावा इस साल 4 ग्रहण भी हैं। बिल्कुल। तो 2 बिल्कुल। सूर्य ग्रहण और 2 2 चंद्र चंद्र ग्रहण ग्रहण आते हुए दिख है। रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाले हैं, स्पेशली लियो और एक्वेरियस पे, जो कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, और वर्गो और पाइसेस पे लूनर एक्लिप्स जो आने वाला है, बिल्कुल। चंद्र ग्रहण। जी।
तो ये दोनों ये जो चारों साइंस हैं इनके ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा बिल्कुल। है। तो ये साल बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो था कि इस साल हमें क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जी। जी। तो अब क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना नहीं चाहिए लेना सबसे चाहिए। पहले। बिल्कुल। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, सूर्य का असर है, मंगल यहाँ पे सेनापति है, और मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कि हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है नववर्ष, जो हमारा हिंदू नववर्ष है, उसमें जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं इस बार, और मंत्री जो हैं वो मंगल हैं। तो मंगल तो एनर्जी लेके ही आते हैं, और एडुकेशन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गुरु हमें लेके चलने वाले हैं क्योंकि वो बिल्कुल। राजा हैं इस साल। बिल्कुल। तो इधर सूर्य की एनर्जी हो गई, गुरु की एनर्जी हो गई, और मंगल की एनर्जीज भी आ गई, तो बहुत एनर्जेटिक ईयर रहने वाला है। प्लस इसमें हमें सोच समझ के चलना बहुत ज़रूरी है, तो डिसीजंस में रश नहीं करना है। रश नहीं करना सबसे है। और आपको अवॉइड करने हैं किसी भी प्रकार की जो डिसीजंस हैं वो गलत नहीं लेने हैं, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, और आपको किसी भी तरीके की नर्वसनेस नहीं क्रिएट करनी है किसी भी चीज़ को लेके, कि आप एक लेजीनेस नहीं क्रिएट करनी है। हाँ। सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जी। लेजी भी नहीं होना है आपने, हाँ। मतलब एनर्जी ज़्यादा है तो आपको भी थोड़ा सा उसके साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। लेजीनेस को आपने अवॉइड करना है। हाँ। और अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हुई दिख रही हैं, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्मिक भी ईयर भी है, ये काफ़ी राशियों के लिए, स्पेशली बिल्कुल। एरीज बिल्कुल। के लिए। तो आपके पुराने कर्म आपको पे ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो में मत रहिए। आप अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते रहिए, मतलब आप अपने जो मूल तत्व हैं उनको मत भूलिए। आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ मिल रहा है तो वो इट्स बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल, इट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, बिल्कुल। जिसकी वजह से बिल्कुल। आपको कुछ अच्छा आपकी लाइफ में अभी आया है 2026 में। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे अच्छा नहीं है, और पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करना है, ब्रेक ओल्ड करना है। हैबिट्स बिकॉज ये के बिगिनिंग का साथ साल है, तो कुछ नया कीजिए, अपनी जी। पुरानी बुरी चीज़ों को छोड़ छोड़ दीजिए, दीजिए। जाने दीजिए, जी। और यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो। बिकॉज एक के बाद में फिर 9 तक चलेगा, जी। है जी। ना। सो हमें कोशिश करनी है इस साल में कि जो भी हमारा एनर्जी फ्लो है उसको हम जितना हो सके पॉजिटिविटी में लगाएं, बिल्कुल। और जितना हो सके हम स्पिरिचुअल रहें, तो हमारे अंदर एक बैलेंस क्रिएट होगा। जी। जी। तो इन चीज़ों को अब मेरे हिसाब से आपने अवॉइड करना है, आप ध्यान रखिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप बिल्कुल। करते रहिए। सूर्य का साल है, एनर्जीज बहुत हैं, बस एग्रेशन से दूर रहिए, और मेंटल फियर्स से आपको उभरने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, पॉजिटिव बिल्कुल। एनर्जीज क्रिएट कीजिए। बिल्कुल। जी। कि क्या क्या होगा। जी। जी। तो जैसा मैंने बताया कि ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप इस साल बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल। जो कि आपको फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। जी। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जी लेवल्स को बहुत हाई करता है, वाइब्रेशनल पावर आपकी बढ़ जाती है जब जी। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। आपने माता पिता को सम्मान दे के चलिए, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वही हमारे सूर्य और चंद्रमा हैं। तो बिल्कुल। जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपके लाइफ में कोई भी राजयोग फलीभूत नहीं होगा। फिर तो कितने ही राजयोग क्यों ना हो, कितने भी अगर आप राजयोग अपने क्यों घर ना के बड़ों को, अपने घर के माता पिता को नहीं पूछते हैं, तो जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अब हम शुरू करते हैं एरीज के साथ, जो बिल्कुल। मेष राशि है। मेष राशि के जातकों, ये आपके लिए कार्मिक ईयर होने वाला है, जी। और मुझे दिखता है कि करियर में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। केतु का इम्पैक्ट है मेष राशि पे, तो जिससे कि आपकी इंट्यूशन लेवल बढ़ने वाली है, और आपके अंदर एक इंटरनल चेंज आने वाला है। आप एक आकर्षण महसूस करेंगे कि मुझे उठना है और मुझे कुछ करना है। तो एक करेज आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके राशि पर। और अगर बात करें हेल्थ से रिलेटेड, तो थोड़ा सा जो इंटरनल फियर्स हैं उनसे आप बाहर निकलिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। पॉजिटिव लोगों के साथ मिलने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है आपको। तो करियर और रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत अच्छा है। हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जी। बात करूँ अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए ये नई विचारशीलता लेके आ रहा है साल, न्यू इनोवेशंस, और आप माइंड आपका जो है वो करियर में लगेगा कि मैं कुछ नया करके दिखाऊं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको आप बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये साल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर।
करियर से तो रिलेटेड। वृषभ राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है। बिल्कुल। जी। और अगर मैं बात करूं उनकी हेल्थ की, तो यहाँ पे जो अंदर कुछ परेशानियां, जो अगेन जो इंट्यूशन लेवल है, जो आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन फील कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप बाहर निकलिए, थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, बिल्कुल। फियर्स से निकलिए, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है आपके साथ, आप थोड़ा नेगेटिव वैसे ही जा रहे हैं। सो बेसिकली अभी अभी आपने जो एक बात कही थी कि इस साल आलस नहीं करना है, हाँ हाँ, टालना नहीं है। टालना नहीं सो है। यहाँ पर वृषभ राशि वालों, आपके लिए मैम ने कहा है कि टालना नहीं है, आलस नहीं करना है, जी तो सब कुछ बढ़िया है। जी, रिलेशनशिप्स में भी आपको एक इंटरनल ब्लिस फील होगी, जी। और आप ये महसूस करेंगे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने मन में ही अपनी जो प्रेम कहानी है वो अपने मन में ही रखेंगे। ओह बढ़िया। अगर बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, स्पेशली क्योंकि यूरेनस का इम्पैक्ट आ रहा है इस बार बिल्कुल। जेमिनाई पे। जी जी जी। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि काफ़ी पावरफुल रहने वाले हैं, हर सिचुएशन में आपके पास सॉल्यूशन है कि कैसे मैं निकलूँगा। अगर बात करी जाए करियर की, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आपको एक विश फुलफिलमेंट का टाइम है आपके लिए, जी। जहाँ पे आपने जो मेहनत करी है पिछले साल, वो आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करें, तो आप इस बार खर्चा करने वाले हो, और अपना आपको मतलब एक एनर्जी की तरफ लेके जाने वाले हैं कि मुझे अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस करना है, इंटरनल जिम जाइए, एनर्जीज के मिथुन तरफ राशि वालों फोकस जिम करना है। जाइए। जी, तो पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है मुझे हेल्थ जी। को लेकर। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, लेकिन वो आपकी थोड़ा सा, मैं इसके लिए कहूँगी आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कीजिए, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। जी। बात करें कैंसर साइन की, कर्क राशि पे तो वैसे भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आने ही वाला है, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट है इस साल, बिल्कुल। और इंटरनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। पास्ट जो ट्रॉमा था उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करेंगे अपने आसपास कि किस चीज़ के लिए मुझे जाना चाहिए और किस चीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। करियर को देखा जाए तो अगेन आप में वो एनर्जी है कि आप अपनी आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनसे निकलने की एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आप इमोशनल ट्रॉमा से निकल के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं और निकल रहे हैं जी। हर परेशानी बिल्कुल। से। हेल्थ वाइज भी ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक इमोशनल स्टेबिलिटी है। और रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि ट्रॉमा से निकल के आप न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कर्क राशि वालों, आपकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि ये साल शादियां भी बड़ी कराने वाला है। जो जी अभी तक रुक गया था, लोगों हाँ की शादी नहीं हो जी, रही थी, तो वो भी ये कराने वाला है। सो संतान के लिए भी ये साल बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा है। जिनको भी बिल्कुल। प्रोजेनी रिलेटेड इश्यूज हैं हाँ ये जी। साल उनको भी, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करेगा। बिल्कुल। सिंह राशि की अगर बात की जाए, तो इस बार जो है वो एक सूर्य ग्रहण भी आता हुआ दिख रहा है, अगस्त जी 12 को सूर्य ग्रहण है, जो कि लियो को अफेक्ट कर रहा है, जी। जिसकी वजह से उनके अंदर एक इंटरनल चेंज आता हुआ दिख रहा है, और वो अपने आप को निकालना चाहते हैं उस परेशानियों से जो पहले आई हैं, वो विजिबिलिटी की तरफ जी फोकस कर जी रहे हैं। जी। इससे क्या होगा कि एक उनको प्रोग्रेस करने का लाइफ में एक नया मोटिव दिख रहा है। प्लस यहाँ पे क्योंकि गुरु का ट्रांजिट भी हो रहा है, जी। गोचर भी हो रहा है गुरु का अक्टूबर में लियो राशि में, तो ये लोग जो हैं वो मान सम्मान को प्राप्त करेंगे और अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ ले जाने के तो लिए ये बेसिकली टाइम है। नई अपॉर्चुनिटीज आप कह रहे हैं बिल्कुल। कि लियो वालों को मिलेगी, और साल भी सूर्य का है। सो जो लोग नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कीजिए। जी, जी। एस्पिरेशंस आपकी फुलफिल होंगी इस साल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा साल रहेगा। अगर हम बात करें कन्या राशि की, वर्गो सन साइंस जी की, तो वर्गो वालों के लिए भी अगेन यहाँ पे लूनर एक्लिप्स होता हुआ दिख रहा है मुझे। मार्च 3 2026 को लूनर एक्लिप्स है, जी। जो कि इम्पैक्ट करेगा। इसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आने वाली है वर्गो के लिए, जो कि हेल्थ चेक जो है, जो हेल्थ है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस साल, इसमें कोई लेट बैक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो थोड़ा सा आपको पार्टनर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। अगर अभी शादी के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभल के आप थोड़ा टाइम इस डिसीजन को रोक कर, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ अभी सामंजस्य बना के रखिए, आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। तालमेल बना के जी, रखिए। करियर सो से रिलेटेड चेंजेस भी मुझे दिखते हैं इस हाँ। साल वर्गो वालों के सो लिए। वर्गो वालों को किस टाइम पीरियड में ये शादी के लिए जाना चाहिए? बिकॉज आपने कहा कि अगर शादी
आप करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। जी। तो ये क्या टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जो सूटेबल होगा, या फिर सबकी कुंडली में अलग अलग है? जी, जैसे कभी भी कोई ग्रहण होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो 5 से 6 महीने तक रहता है उस राशि पे। हम्म। तो मैं कहूँगी कि आप अक्टूबर में, जब गुरु का ट्रांजिट भी होगा और जी। लियो में, उस समय आप शादी के लिए जाइए, वो अच्छा रहेगा। तब ठीक है। तक आप जो है वो थोड़ा अवॉइड कीजिए आर्ग्यूमेंट्स पार्टनर के साथ, या न्यू रिलेशनशिप या न्यू पार्टनरशिप को बिगिन करने के लिए जी, रुकना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा रुकना अच्छा जी। रहेगा। बिकॉज हाँ, ये आपने सही बोला कि कभी कभी कुछ रिश्तों में हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं, जी। या कुछ अड़चने आती है तो हम रिश्ते को छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है वर्गो वालों के लिए, मैम ने बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड भी आपको बता दिया है कि आप अक्टूबर में उस रिश्ते को फिर से कंटिन्यू कीजिए। जी। तो ये ध्यान रखिए। तो घबराना नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, बल्कि थोड़ा सा रुक जाइए और फिर उसको बाद में सॉर्ट आउट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। जी। तो अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि जी, तुला राशि वालों के बिल्कुल। लिए। सो तुला राशि वालों के लिए ये एक न्यू एरा है, एक नई साइकिल कंप्लीट हुई है, और एक एक न्यू लाइफ की बिगनिंग मान के चलिए कि अब एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं। तो इसमें करियर का चेंज मुझे दिखता है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं, थोड़ा चेंजेस आने की मौजूदगी दिखती है मुझे। अगर बात की जाए हेल्थ को लेके, तो हाँ, आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन पे इस बार फोकस करने वाले हैं। आप बाहर की चीज़ों को ना देखकर आप इंटरनली आप चाहेंगे कि आप सेटिस्फाइड हो। तो थोड़ा सा आत्ममंथन की ज़रूरत है। जी। जी। तो इस बार एक नई साइकिल की तरफ आपकी बिगनिंग मुझे दिखती है। जी। अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो वालों के लिए, तो ये साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, फुल जेस्ट है आपके अंदर, और आप अपनी चीज़ों को लेकर चलेंगे कि हाँ, मैं इसको सबसे बेहतरीन साल बनाऊं अपना। तो मुझे रिलेशनशिप्स में दिखता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे डबल साइडेड हो रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है पर आप किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। सो जैसा कि हम शुरू में कह रहे थे कि थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, जल्दी के चक्कर में नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के चलिए। बिल्कुल। इमोशनली सेटिस्फाइड लग रहे हैं, और अगर बात की जाए हेल्थ की, तो वाइब्रेंट है हेल्थ इस बार, और इन्वेस्ट भी करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर आप। और साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर फ्रंट पे भी मुझे दिखता है कि अचीवमेंट्स हैं आपके लिए, और आप चाहते हैं कि जहाँ आप हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं, उसको आप और बेस्ट देके आप अपने लिए प्रमोशंस हासिल करें। ये मुझे दिखता है आपके लिए इस बार। अगर धनु राशि वालों की बात की जाए, यानी कि सेजिटेरियस के लिए, तो ये साल आपके अंदर कुछ चेंजेस लाता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप टैकल कर लेंगे हर सिचुएशंस को। आपके अंदर एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है इस साल। और अगर मैं बात करूं करियर की, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि आपको चेंजेस करने चाहिए। साइड बाय साइड आप कोई और जॉब भी ढूंढते रहेंगे, या फिर और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहेंगे। अगेन यहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हेल्थ की अगर बात की जाए, तो आप हेल्थ के ऊपर टाइम लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं गुड हेल्थ के लिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो अब आज की डेट पे फोकस आपका यही है कि मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा इश्यूज दिखते हैं, थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है। अगेन, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो आप किसी हीलर या एक्सपर्ट से बात कीजिए, काउंसलर से बिल्कुल। बात कीजिए इस केस में। अगर बात की जाए मकर राशि की, यानी कैप्रिकॉर्न जी। वालों की बात की जाए, तो ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखता है मुझे। अगर बात करूं कार्मिक डेट की, तो थोड़ा यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा अनस्टेबल दिखता है मुझे, पर आप सिचुएशंस को, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी आप फेस करके उनसे ऊपर उठ जाएंगे। तो तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें शुरुआत में ही। जी, हेल्थ का बिल्कुल। ध्यान रखें। और करियर में जी। जो चेंजेस हैं वो आप चाहते हैं कि लेकर आएँ, लेकिन अगेन थोड़ा सा स्टेबल होकर आप फोकस कीजिए एनर्जीज पे। थोड़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, जी। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और क्योंकि ये कार्मिक ईयर है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। अगर मैं मकर राशि वालों की बात करूं, जी। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इस साल। जी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस वालों के लिए अगेन ये साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस साल जो ग्रहण है, अगेन ग्रहण का जो दूसरा फेज़ है, वो कुंभ कुंभ राशि राशि में। वालों को असर करने बिल्कुल। वाला है। और इनके अंदर एक विजिबिलिटी के लिए, एक एस्पिरेशन के लिए अपने इंटरनल चेंजेस आते हुए दिखते हैं, कि ये फोकस करेंगे कि मेरी ग्रोथ
मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे को विजिबल होना है, मेरे को लोगों से बातचीत करनी है, मेरे को कम्युनिकेटिव स्किल्स पे फोकस करना है। तो ये साल आपके लिए एक बहुत ही एम्बिशियस ईयर रहने वाला है एक्वेरियस। और क्योंकि एनर्जीज भी हैं इस साल, तो आप बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है मुझे जी। आपकी ओवरऑल। अगर मैं लास्ट साइन यानी पाइसेस की बात करूं, तो ये राशि क्योंकि इस पे शनि का ऑलरेडी गोचर चल रहा है और वक्री भी होने वाला है शनि जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो इस राशि में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस एक्सपेक्टेड हैं और इनसे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। थोड़ा सा डिसीजन जो आप फाइनेंशियली लेंगे वहाँ पे रुक कर और सोच समझ कर किसी की हेल्प लेकर आप लीजिए। बाकी अदरवाइज़ आप इमोशनल सेटबैक से बाहर आने वाले हैं, आप अपनी इंटरनल हीलिंग पे फोकस करने वाले हैं और आप निकल पाएंगे। जो भी पुरानी आपकी लाइफ में ट्रॉमाज आए हैं उन सब से आपके लिए निकलने का साल है, क्योंकि शनि आपको रेट्रोग्रेड होकर इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ले जा रहा है, तो रीवैल्यूएशन की बेसिकली तरफ। मीन वालों को गलतियों से सीखना है, पिछली जी, गलतियों से सीखने की ज़रूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। गलतियां आपकी आपको सुधार देंगी और आपके लिए ये साल शुभ हो, मंगलमय हो। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया, तो ये साल काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आने वाला है। जी। जी मैम। बट हमारी तरफ से तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सबके लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, आपके जीवन में जो भी कमियाँ हैं उनको पूरा करे, और जो भी आपकी कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण करे। सो मेरी तरफ से, मैम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।